नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पोस्टर परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का विकल्प नहीं होने के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध। एआईएडीएमके सांसदों की परीक्षा रद्द कर तमिल भाषा में भी परीक्षा कराने की मांग। सरकार की ओर से मामले पर संचार मंत्री की तरफ से कल बयान देने के आश्वासन के बावजूद नहीं चली शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही। सड़क, राजमार्ग और जल मार्गों के निर्माण का तेजी से काम कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का लोकसभा में दिया जवाब। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में शामिल। कर्नाटक के 10 बागी विधायकों के साथ ही 5 और बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। बागी विधायकों की इस्तीफा स्वीकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग। बीजेपी ने स्पीकर के रवैये पर जताई नाराजगी। विधानसभा में 18 जुलाई को होगा कुमारस्वामी सरकार का शक्ति परीक्षण। पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में बाढ़ से 70 लाख लोग पीड़ित। मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 45। एनडीआरएफ की 119 टीमें तैनात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बाढ़ से निपटने के कदमों की दी जानकारी। मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में 40-50 लोगों के दबे होने की आशंका। दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। राहत और बचाव का काम जारी। राज्यसभा में आज एआईएडीएमके सांसदों ने पोस्टल परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का विकल्प नहीं होने के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न किया, जिसकी वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी। सदन में जरूरी पत्रों को रखे जाने के बाद शून्यकाल शुरू होते ही एआईएडीएमके सांसदों ने तमिलनाडु में पोस्टर परीक्षा का मुद्दा उठाया। इसके बाद कार्यवाही में गतिरोध को देखते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही एक बार फिर से एआईएडीएमके सांसदों ने कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने कहा कि संचार मंत्री के व्यस्त होने की वजह से वो बुधवार को सदन में आकर बयान देंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी गतिरोध बरकरार रहा और सदन की कार्यवाही फिर 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। Demand raised by the honourable members. The honourable chairman had called the Union Communication Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji to his chamber, and the minister came. He has discussed the issue with the chairman. The minister is ready to come to the house tomorrow and debate about the issue and explain the position regarding the position. The minister is attending in Lok Sabha. He has. No, I am not denying. I am not denying whatever you have said. No, he has some legislative business. कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दोहराया कि संबंधित मंत्री बुधवार को सदन में जानकारी देंगे, लेकिन एआईएडीएमके सांसदों ने अवरोध जारी रखा। इसके बाद उपसभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। Navneet Krishnan ji, Chairman sir has already called Communication Minister on this issue. He has discussed his Communication Minister is busy in the Lok Sabha. He will come tomorrow and respond on this issue. So please let the House function. I request through you to your members that let them go to the seat. It's question hour for the members. It's the question hour for the members.
go back on your seats. Question number 241. Netanji, 241. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन को नीरज शेखर के उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी। I have to inform members that I have received a letter dated 15th July 2019 in person from Sri Neeraj Shekhar, member representing the state of Uttar Pradesh, resigning his seat in the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from 15th July 2019. This is for information as per the rule 213, wherein a member hands over a letter of resignation to the chairman personally and inform him that the resignation is voluntary and genuine and the chairman has no information and knowledge to the contrary. The chairman may accept the resignation immediately. I made inquiries with him after that and he said it's voluntary and genuine. I asked him, any rethinking? He said no. Then I have accepted, now notified. राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडू ने विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दूती चंद को शुभकामनाएं दी। And on my own behalf, I congratulate Miss Duti Chand for winning the gold medal in the 100-meter sprint event at the 30th World Summer Universiade held in Napoli in Italy from the 3rd to the 14th July 2019. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क, राजमार्ग और जल मार्गों के निर्माण का काम तेजी से कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही। इसके अलावा ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। The past 5 years, Ministry of Road Transport has built around 40,000 kilometers of roads and spent more than 4,31,000 crores to build world-class highway network. This is about 60% higher as compared to the previous 5 years, and which was 25% kilometers only. We have awarded 57,000 kilometers costing approximately 6 lakh crores, which is almost double of previous 5 years. 5 years for awards of around 28,500 kilometers. The ministry has shown exponential capacity to spend allocated funds in building NH, which are the backbone of the economy. So today we spend more than 80% of the allocation on capital expenditure. We are contributing the growth rate, and at the same time it is the most important thing which is concerned with the ministry, that we are creating more employment potential. इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त संसद परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचानन, क्षेत्रीय भाषा में पोस्टर परीक्षा के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध पैदा हुआ। वहीं आज के एजेंडे की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण विधेयक भी आज के एजेंडे में शामिल है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि भोजनावकाश के बाद कार्यवाही सुचारू तरीके से चलेगी? ये बिल्कुल, देखिए, जो क्षेत्रीय भाषा का मुद्दा जो AIDMK की ओर से उठाया गया और उसमें DMK का भी सहयोग था, और मांग ये थी कि जो तमिलनाडु में जो डाक विभाग की जो परीक्षाएं हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है, उनको उनमें जो भाषा का माध्यम है वो तमिल किया जाए, यानी कि उनकी जो भाषा का माध्यम है अभी अंग्रेजी तो है लेकिन उसमें तमिल शामिल नहीं है। तो उसकी मांग को लेकर पहले 11 बजे जब ये मांग उठाई गई तो सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि काफ़ी शोर शराबा हुआ। उसके बाद 12 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, फिर भी कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा और उपसभापति हरिवंश की बार बार कोशिश के बावजूद भी जो सदस्य हैं वो शांत नहीं हुए, लगातार विल में थे। हालांकि सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आश्वासन दिया कि कल जो इससे कंसर्न मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, वो आकर इस पर अपना जो सरकार की सफाई है, जो वक्तव्य है वो दे सकते हैं। उसके बाद भी सदस्य शांत नहीं हुए और कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अब 2 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि 3 महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर लगे हुए हैं
और जो चर्चा होनी है वो आर्बिट्रेशन बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा से बिल पहले ही पारित हो चुका है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करना है, और एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उस एक बिल वो भी लगा हुआ है जिस पर की चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन पहले आर्बिट्रेशन बिल को लिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर राज्यसभा में रहा, जो अब उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे जो है वो कार्यवाही चल सकती है। चलिए पंचन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को सुझाव दिया है कि सांसद कामकाज के अलावा नए विचारों पर भी काम करें। संसदीय कार्य मंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने, आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए आकांक्षी जिलों में विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी तमाम योजनाओं पर हो रहे अमल में सांसदों को जुड़ना चाहिए और अपने संसदीय क्षेत्रों में भी मानवीय संवेदनशील विषयों पर भी मिशन मोड में काम करना चाहिए। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सदन में उपस्थिति को लेकर भी जोर दिया। ऐसे मानवीय संवेदन रखते हुए काम करना सिर्फ पार्लियामेंट का ड्यूटी करना ही पड़ेगा, लेकिन पार्लियामेंट के ड्यूटी के अलावा ये भी करना चाहिए। ये आग्रहपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको, हम सभी एमपीज को उन्होंने एक कॉल किया है। ही हैज गिवन ए कॉल फॉर अस एंड पार्टी एंड पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको सुझाव दिया है, आग्रह किया है, उसके बारे में वर्कआउट करके सब एमपी से बातचीत करके एक काम में हम लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई जारी है। आज ही उन 10 विधायकों की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायकों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए इस्तीफे को लटकाए रखा है। अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देने में कुछ भी गलत नहीं है। सुनवाई अभी भी चल रही है। तो वहीं कांग्रेस के 5 बागी विधायकों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश को मंगलवार तक कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 10 बागी विधायकों के इस्तीफों और उन्हें अयोग्य ठहराए जाने पर कोई निर्णय लेने से रोक दिया था। कर्नाटक के बागी विधायकों ने रविवार को फिर मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर जान को खतरे की आशंका बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी और किसी भी कांग्रेसी नेता से मिलने से इनकार किया है। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट के बीच कल हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने जानकारी दी कि कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से कुमारस्वामी सरकार से विधानसभा में बहुमत साबित करने या इस्तीफा देने की मांग की गई। कांग्रेस और जेडीएस विश्वास मत से पहले इस्तीफा देने वाले विधायकों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। Discussion on vote of confidence will be taken on Thursday at 11 o'clock. That is the decision taken. Yes, a number is a number game. I am hopeful and confident that we will win the vote of confidence. भारी बारिश के बाद देश के कई राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राज्य में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। असम में बाढ़ से 30 जिलों के करीब 43 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, उनमें धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, सोनितपुर, उदलगिरी, बक्सा, बरपेटा, नालबारी और चिरांग मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी जलमग्न हैं। राज्य के 4,157 गांवों के 42,87,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, नेमाती घाट, सोनीपुर, गेललपरा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर जल बह रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 119 टीमों को असम और बिहार समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इन क्षेत्रों पर करीब से निगाह रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से सोमवार को फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गजेंद्र सिंह शेखावत असम सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ आने की एक वजह नेपाल से आने वाला पानी भी है। वहां से आने वाले पानी की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में सैलाब की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बिहार के बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में कुल 199 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 1,06,953 लोग शरण लिए हुए हैं। उनके भोजन की व्यवस्था के लिए 676 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 26 टीमों को लगाया गया है और 125 मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम तेज करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने और संपर्क से कटे हुए स्थानों की संपर्कता तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। बागमती नदी सोनाखान, डूबाधार, कंसार और बेनीबाद में खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही है, तो वहीं कमला बलान नदी जैन नगर और झंझारपुर में और महानदी डेंगरा घाट झावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रत्येक जिले में तथा मुख्यालय में ईओसी इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जो सूचना संग्रहण, सूचना विश्लेषण, सूचना प्रेषण एवं नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। यह 15 जून 2019 से ही सभी जगहों पर कार्यरत है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव को आज ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार 335 ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है। इन सभी क्षतिग्रस्त पथों को जल स्तर के कम होते ही आवागमन योग्य बनाया जाएगा। तत्पश्चात पूर्व की भांति इन पथों को अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाएगा। इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग को भी संपर्क से कटे हुए स्थलों पर अविलंब संपर्कता बहाल करने का निर्देश दिया है। मिजोरम, मेघालय में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मिजोरम में खतलंग तुईपुई नदी में बाढ़ आने की वजह से 32 गांव प्रभावित हुए हैं और कम से कम 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। वहीं बारिश से संबंधित घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेघालय में पिछले 7 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 2 नदियों में बाढ़ आ गई है, जिनका पानी पश्चिम गारो हिल्स जिले के मैदानी इलाकों में घुस गया है। इससे कम से कम 1,14,000 लोग प्रभावित हैं। त्रिपुरा में सैलाब के हालात में सुधार के संकेत मिले हैं, क्योंकि 2 नदियों में पानी घटना शुरू हो गया है। एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों के कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित खोवई और पश्चिम त्रिपुरा जिलों से कई लोगों को बचाया है। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिलों के नदी तट पर बसे 75 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। इन क्षेत्रों के प्रमुख बांधों में जलस्तर ओवरफ्लो के निशान के नजदीक पहुंच गया है। पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिरा है। पड़ोसी देश नेपाल ने बारिश और बाढ़ की वजह से होने वाली बीमारियों की आशंका के मद्देनजर उनकी रोकथाम में मदद और लगातार बारिश से प्रभावित हजारों लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मांगी है। बाढ़ की वजह से नेपाल में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से 25 जिले और 10,385 लोग प्रभावित हुए हैं। 32 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश की वजह से देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से हुई क्षति के आकलन के लिए आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में WHO, यूनिसेफ,
UNFPA और अन्य एजेंसियां शामिल थीं। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वास्थ्य आपात संचालन केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसियों से मदद और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित जिलों में अपने तंत्र भेजने का अनुरोध किया है। मूसलाधार बारिश से जूझने के बाद मुंबई के डोंगरी में आज 4 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इमारत के मलबे के नीचे करीब 40-50 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस समेत कई रेस्क्यू गाड़ियां मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इमारत सक्रिय गली में होने की वजह से राहत कार्य में परेशानी आ रही है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा पा रही। ये टीमें पैदल ही घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत के डीआईजी आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति भवन में हुई। इस मौके पर अपर्णा कुमार ने उपराष्ट्रपति को द 7 समिट्स पुस्तक भेंट की है और अपर्णा कुमार एक सक्षम पुलिस अधिकारी होने के साथ ही एक सफल पर्वतारोही भी हैं और वो पहली पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने कठिन 7 समिट चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सुप्रतिष्ठित लेखिका, पटकथा लेखक और ब्लॉगर गरिमा संजय ने अपनी लिखी हुई खट्टे मीठे से रिश्ते की कृति आज उपराष्ट्रपति को भेंट की। पुस्तक में मानवीय रिश्तों के उतार चढ़ाव को संवेदनशीलता और मार्मिकता से रेखांकित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने गरिमा संजय को उनकी रचना पर शुभकामना दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह ने बायोजैविक हथियारों के विरुद्ध सुरक्षा विषय पर पुस्तक के 2 भाग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट किए। पुस्तक में विभिन्न प्रकार के जैविक हमलों और उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली पर विमर्श किया गया है। इंग्लैंड के विश्व कप जीतने के बाद आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली शीर्ष पर हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा बरकरार हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर मौजूद हैं। जर्मनी के सोहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेलकूद परिसंघ जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कल भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इला वेनिल वेला रिवन ने 251.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मेहुली घोष ने 250.2 के साथ रजत पदक लिया। भारत ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए टीम सेक्शन में स्वर्ण पदक भी जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर पहले स्थान पर है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है और इस मौके पर लोग पावन नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।